हेलो स्टूडेंट। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, समय काफी ज्यादा हो गया है। सिलेबस भी जो है होने वाला है और यहाँ पे जो है बिल्कुल बर्फबारी चालू हो गई है। स्नो स्नोफॉल जैसे कि आप लोग सुना होगा, आप लोगों ने बिल्कुल चालू है। तो आप लोगों का जो है वेलकम है। आप कोई भी घूमने आ सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल के लिए तो खैर आपको अपना सिलेबस ही तैयार करना है। दिसंबर 19 को कितने लोगों का जेई का पेपर है बच्चा? कितने लोगों का पेपर है 19 ऑफ दिसंबर को? किसी का है क्या? किसी का है? कोई है जिसका इनमें से है, आप लोगों में से? मींस किसी ने नहीं भरा है ना? 19 वाला किसी के पास नहीं है मतलब इस समय में। कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने सल्फर के बारे में काफी आगे तक पढ़ लिया था। आज हम लोगों को ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। पूरी थ्योरी है बच्चों, ज्यादातर आपको जो है अपना एफर्ट लगाना है। समझाने वाली जो चीजें हैं उसको मैं आप लोगों को समझा दूंगा, और जो याद करने वाली बातें हैं उसमें आप लोगों को ही पूरा याद करना है। समझाने वाली चीजों को तो जो है मैं आप लोगों को खुद समझा दूंगा, कोई भी दिक्कत उसमें आप लोगों को नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मोस्ट ऑफ द टर्म्स जो है आपको लर्निंग है, तो याद करने वाले जो टर्म्स हैं वो आपको खुद याद करना है, ठीक है ना। चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। देखिए, डाई ऑक्सीजन के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं आज। डाई ऑक्सीजन के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं बच्चों। देखिए क्या होता है डाई ऑक्सीजन का कंपाउंड, कैसे इसको बनाया जाता है और क्या क्या इसमें होता है। सबसे पहली बात है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ नीचे दिए गए कुछ कंपाउंड हैं उनके बारे में लिखता हूं मैं कि MnO4 का जब आप लोग थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये बनाता है बच्चों हीट करने से K2MnO4 प्लस O2 का फॉर्मेशन करता है। पहली एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, ठीक है ना। दूसरा हम लोगों के पास KClO3 का थर्मल डिकम्पोजिशन जब करते हैं अब 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पे, या मैं एग्जैक्ट टेम्परेचर अगर आप बोलते हैं या ऐसे लिख देता हूं, हीट करते हैं MnCl2 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। MnCl2 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जब इसको हीट करते हैं तो ये KCl प्लस O2 का फॉर्मेशन करता है। KCl प्लस O2 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास मेथड है बाय हीटिंग सम ऑफ एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट को हीटिंग करने पे, उस एलिमेंट को हीट करने पे, जैसे HgO2 को जैसे करेंगे Hg हो जाएगा, O2 का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे हमारे पास एक और होता है Ag2O, तो Ag बनाएगा प्लस O2 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट हैं जिनको आप हीट करने से इसको बना सकते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। KClO3 की प्रेजेंस में अगर आप इसको 450 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे अगर इस हीट करते हो तो ये आपका एक चीज बना तो देता है, जैसे KCl इस तरह, ये इसको KCl प्लस
KClO3 की प्रेजेंस। ठीक है ना। इंडस्ट्रियली हम लोग इसको बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। वैसे तो आप लोगों की बुकलेट में बना हुआ होगा, मैंने फिर भी लिख दिया। ठीक है। चलो बच्चों, अब एक बात और मैं आपको बताता हूं। इसमें ये थोड़ा सा काफी ज्यादा लर्निंग है, बड़ा हैवी और लर्निंग चैप्टर है और इसको याद करने में। चलिए इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखिए, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई ऑक्सीजन आपकी बुकलेट में होगा, नोट कर लीजिएगा। और नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। ये जनरली एक कलरलेस कंपाउंड होता है, टेस्टलेस ऑर्डरलेस गैस है। It is the slightly soluble in water and solubility is about 3.08 centimeter cube in 100 centimeter cube of water. 100 centimeter cube of water में इसकी solubility only 3.0, ठीक है ना, 3.08 सेंटीमीटर क्यूब होती है, बहुत कम soluble होता है पानी, यही कहने का मीनिंग है। Can be liquefied to a pale liquid under pressure. It liquefies at 90 Kelvin and freezes at the 55 Kelvin पे। ठीक है ना, ये सब चीजें हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है 493 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो इसकी होती है 493.4 किलो जूल पर मोल होती है। 493.34 इतना केल्विन, मतलब इतना जो है किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी होती है। जनरली कंपटीशन की जो बुकलेट है, अच्छा जो आपका स्टडी मटेरियल है उसमें दिया है क्या डाई ऑक्सीजन के बारे में? देखो तो दिया है बेटा, देखिए सब लोग। अरे बुकलेट में दिया है क्या यस सर। डाई ऑक्सीजन के बारे में? तो थोड़ा थोड़ा दिया होगा, ज्यादा नहीं दिया है, क्योंकि बस चैप्टर में है तो इसलिए उसने एज ए फॉर्मेलिटी दी हुई है, ज्यादा कुछ हैवी नहीं इसका, ज्यादा इंपॉर्टेंसी। जो मेन बेसिक बात है वो आपकी जो है केमिकल बॉन्डिंग में ही जो है इसके बारे में बता दिया जाता है, वहीं पे खत्म हो जाती है ये सब चीजें। एमओटी, बॉन्ड डायग्राम, हाइब्रिडाइजेशन, कैसे कंपाउंड बना रहे हैं, ये सब वहीं पे पढ़ा जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए बच्चों, जब भी आप सोडियम को जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये Na2O2 बनाता है, ये आपका सोडियम परऑक्साइड हो गया। कैल्शियम के साथ अगर इसको रिएक्शन करवाते हो तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड को बना देगा ये, ठीक है ना। अगर इसको आप HCl के साथ O2 को रिएक्ट करोगे, HCl के साथ O2 को रिएक्शन करोगे एट हाई टेम्परेचर हीट, तो ये Cl2 प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा। अमोनिया को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, अमोनिया को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे 1073 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये बनाएगा NO प्लस 6H2O 4NO। तो ये सारी की सारी रिएक्शन है जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को नोट करनी है। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे इन at high temperature in presence of the vanadium pentaoxide catalyst plus Pt, प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो ये आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना बच्चा, ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाता है, इसको भी नोट कर लीजिए। कंबशन करने पे आपको पता है, कंबशन जब करते हैं इसका, कंबशन जब करते हैं किसी का तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। अच्छा आपको एक बात बता देता हूं, अगर कोई आपको बोलेगा
सोडियम मेटल की एयर के साथ रिएक्शन कराइए। तो एयर का मतलब होता है O2, समझ रहे हैं क्या, एयर, और या एयर का मतलब होता है N2, ठीक है ना। तो आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करवानी पड़ेगी। अगर कहीं पे लिखा रहता है रिएक्शन ऑफ द सोडियम विद द एयर, तो हवा के साथ या आग के साथ, फायर के साथ या हवा के साथ, दोनों के साथ जो रिएक्शन आपको करवाना पड़ता है बच्चों, उसका मतलब है कि ये, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको ठीक है ना। तो एयर के साथ हवा के साथ जो रिएक्शन करवानी पड़ती है, ये इसी की रिएक्शन होगी, एक ही होगी। चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ, यूजेस ऑफ डाई ऑक्सीजन। तो डाई ऑक्सीजन के क्या क्या यूज हैं वो मैं आपको डायरेक्टली ओरली बोल देता हूँ। आपकी बुकलेट में इसके क्या क्या एप्लीकेशन है इस डाई ऑक्सीजन के, ये सब आपकी बुकलेट में लिखा हुआ है बच्चों। तो तब भी मैं भी आपको थोड़ा सा बोल देता हूँ। तो पहला ये है कि भाई डाई ऑक्सीजन इज यूज इन द ऑक्सी हाइड्रोजन या ऑक्सी एसिटाइलिन। जनरली आप लोगों ने सुना होगा वेल्डिंग जो प्रोसीजर होती है, जो वेल्डिंग करवाते हैं, आयरन से वेल्डिंग कराते हैं किसी भी आयरन के, किसी की भी, उसमें जो फ्लेम होती है वो ऑक्सीजन की ही फ्लेम होती है। तो वेल्डिंग प्रोसीजर में ऑक्सी, ठीक है ना, जो ऑक्सीजन होता है उसको यूज किया जाता है, तो उसको ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बोला जाता है, ऑक्सी एसिटाइलिन, ठीक है ना। तो और दूसरा होता है इट इज यूज्ड इन द मेटलर्जिकल प्रोसेस टू रिमूव द इम्प्योरिटीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल बाय द ऑक्सीडेशन। किसी मेटल में अगर मान के चलो ऑक्सीजन है या जंक लगा हुआ है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग जो है इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, रिमूव किया करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तीसरा है इट इज एसेंशियल फॉर द लाइफ सपोर्टर सिस्टम। आपको पता होना चाहिए ये जो है लाइफ सपोर्टर है, जीवन में जो है सांस लेने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, इसी का जनरली यूज होता है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल एयर ऑक्सीजन भी हम लोग यूज करते हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी आप लोगों ने सुना होगा, है ना। रेस्पिरेशन में जो है हम लोग जो है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को जो है हीलियम के साथ जब मिक्स किया जाता है तो वो एज जो है जीवन देने के लिए हम लोग जो है कभी कभी हॉस्पिटल में जो है ऑक्सीजन प्रदान जो है प्रोवाइड करवाया जाता है पेशेंट को। तो ये सब चीजें जो है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होती है जो बहुत महंगा होता है। लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल, ठीक है ना। रॉकेट फ्यूल में जो है जनरली इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड, ठीक है ना, यू जनरली आपको पता है कि सर ये जो है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करता है ना, वहां पे भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में ये थोड़ी सी बातें जो थी हम लोगों ने इसके बारे में ये बताया कि भाई ऐसा ऐसा ये होता है, और जो जो चीजें हम लोगों को जो है थोड़ा बहुत पढ़नी है वो हमने पढ़ ली। जो मेन और बहुत मेन चीजें जो है वो मैं आपको बोर्ड पे खुद आपको बता दूंगा, ठीक है ना। उसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा और कैसे होगा।
अच्छा, कुछ ऑक्साइड के नाम बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना। हमारे पास कुछ ऑक्साइड है। ऑक्साइड जैसे मैंने कहा Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P4O10, SO2 and Cl2O7, Cl2O7, है ना। देखो बच्चों, इसमें एक मैं बहुत ही बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हमारे पास कुछ ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, पीरियोडिक टेबल में इधर सेकंड पीरियड में देखो, सेकंड पीरियड में कौन सा रहता है? सोडियम रहता है, फिर मैग्नीशियम रहता है, फिर एल्यूमिनियम रहता है, सिलिकॉन रहता है, फास्फोरस रहता है, इनके करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। पीरियोडिक टेबल में जब भी आप बच्चों, जब भी जरा ध्यान रखिए, जब भी आप लेफ्ट टू राइट को जाओगे, लेफ्ट टू राइट को जाओगे आप लोग, जब भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओगे, तो बोला ही जाता है एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। सबसे बड़ी बात, इंक्रीज होता है, ठीक है ना। अगर आप ग्रुप नंबर B2O3, ग्रुप नंबर 13 की बात करते हैं, B2O3, Al2O3, ये आपके ग्रुप नंबर 13 के पी ब्लॉक के एलिमेंट है। ये आपके ग्रुप नंबर 13 के पी ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है ना। चलिए, ये आपके ग्रुप नंबर 13 के पी ब्लॉक के एलिमेंट है बच्चों। तो जो बेरिलियम, यहां से जैसे ही आप लोग इधर ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ये टॉप टू बॉटम है, तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है ऑक्साइड का। और ये वाला जो ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये वाला जो ऑक्साइड है, ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम लिख देता हूं मैं। कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड जैसे बेरिलियम ऑक्साइड, Al2O3, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये सब के सब बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इनमें एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों होता है। इनमें जो है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों के दोनों होता है, जो आप लोग नोट कर लीजिए। ये आपकी बुकलेट में नहीं होगा, है तो ठीक है, और नहीं है तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए। जैसे कुछ हमारे पास कुछ ऑक्साइड और होते हैं बच्चों, जो हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। न्यूट्रल मतलब, न्यूट्रल का मीनिंग ये होता है, न्यूट्रल का मीनिंग ये होता है कि भाई जिनके पास ना तो एसिडिक कैरेक्टर होगा, ना बेसिक कैरेक्टर होगा। और एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक एज वेल एज बेसिक। न्यूट्रल का मतलब जैसे N2O, NO, CO, ETC। तो कभी कभी बोलता है एग्जामिनेशन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड आप लोग देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए बेटा, ये सब नोट करने वाली बातें लिखवा रहा हूं मैं। जो बुकलेट में है उसको नहीं लिखवाना है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको नहीं दिक्कत नहीं।
ठीक है ना। जो चीज बुकलेट में है बच्चों, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है ज्यादा उसको बनाने की, क्योंकि हम लोग जानते हैं बुकलेट से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ओजोन के बारे में। ओजोन क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है ना। ओजोन जनरली हम ये नोट कर लीजिए, ओजोन जनरली एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ द ऑक्सीजन ही है। ओजोन जनरली बच्चों ऑक्सीजन से ही बना हुआ होता है और एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? ओजोन। नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप बढ़िया से इसको बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बढ़िया से बड़ी आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ओजोन्स के बारे में पढ़ते हैं अब हम लोग। ओजोन एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ही एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। क्या है बच्चों? ओजोन। ओजोन जो है ऑक्सीजन का ही एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। और जरा ध्यान से देखिए, हम लोग जब भी कभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अल्ट्रा वायलेट रेज के साथ जब भी रिएक्शन करते हैं तो 2O3 बन जाता है। यही तो ओजोन है बच्चा, यही तो ओजोन है। जरा ध्यान से देखिए, यही तो आपका ओजोन है। और यहाँ पे कुछ डेल्टा एच, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, 1/40 समथिंग कुछ ऐसा है, 42.7 किलो जूल पर, है ना। तो ये सब चीजें हैं ओजोन के बारे में, आपको पता है ओजोन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी ह्यूमन बीइंग जो भी जो है इस एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रेज आती है उनको उनको रोकती है। ह्यूमन जो एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर जो भी इन्वायरमेंट है, इसका जो है प्रोटेक्शन करती है। क्योंकि जो हम आप लोग जानते हैं काफी हाई इंटेंसिटीज की रेज जो है ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही जो है हार्मफुल है, उनका जो है उनसे जो है प्रोटेक्ट करवाती है ह्यूमन बीइंग को। तो ये सब चीजों में ओजोन का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये सारी जो है जी की जनरल नॉलेज आप लोग जो है किसी अच्छी सी बुक को रेफर करके पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, है ना। तो ये फिलहाल तो हमारे पास केमिस्ट्री में तो बस ओजोन कैसे बना है और ओजोन का क्या काम है, कहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं, लैबोरेटरी में, बस इतना ही हमको इसमें लेना देना है ना। तो जनरली बच्चों एक तो आप लोगों को मैंने ऐसे बता दिया, और दूसरा हम लोग इसको बनाते कैसे हैं। दूसरा हम लोग जो है ऑक्सीजन का ही इलेक्ट्रिक, ऑक्सीजन गैस पे जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाते हैं, तो वो O3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो देख लीजिएगा, कोई भी अगर दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आइए थोड़ा सा मैं इसके बारे में पढ़ देता हूँ बच्चा। थोड़ा सा मैं यहीं से पढ़ रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा होगा। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, अनवांटेड बोर्ड पे लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि फिर जो है दिक्कत हो जाएगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, ये जो है इट इज द पेल ब्लू गैस हैविंग द फंगेंट ऑर्डर की होती है। It is the heavier than air. Its vapor density is 24. Boiling point इसका 385 केल्विन है बच्चों। ठीक है ना। और
पैरामैग्नेटिक जो है, सॉरी, ओजोन जो है जनरली ये डायामैग्नेटिक नेचर की होती है। कौन सी नेचर की होती है? डायामैग्नेटिक नेचर की होती है, ठीक है ना। और इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग पढ़ ही रहे हैं ना बेटा इसको घर पे। मैंने आपको बताया है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको जो है इसके बारे में रिवीजन करना है, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत लर्निंग है। आपने आज पढ़ा और कल आपने इसको बंद कर दिया पढ़ना, तो फिर इसका कोई जो है, कोई भी एम आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। कोई भी जो है, हम लोग बोलते हैं, इसका कोई योगदान आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। आपके एग्जामिनेशन में इसका कोई रोल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक दिन पढ़ा फिर तो आपको थोड़ी ना कर पाए। इसको तो बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। ये काम ही ऐसा है। सवेरे शाम एक चक्कर जो है, 10 मिनट देख लो इसको, पेजेस घुमा लो इसके, क्या क्या है, तो एक नजर इस पे मारनी जरूरी। और तभी ये थोड़ा सा लेट में इसलिए किया क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम पे आप लोग थोड़ा इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, तो इसका कुछ ना कुछ रोल आपके एग्जामिनेशन में रह सके। ये इसका मेन इंटेंशन है हमारा, कि आप लोगों को ऐसे कुछ करना है। क्लियर हुई बात? ठीक है ना। तो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों।
ओके, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों सबसे पहली बात हम लोगों को जानना है कि भाई क्या क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टीज तो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा ज्यादा, क्योंकि सपोज जैसे वाटर HCl के साथ ये रिएक्शन करता है तो ये वही H2O प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी जनरली बच्चों इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। न्यूट्रल हम लोग बोलते हैं, ये जनरली न्यूट्रल एज ए न्यूट्रल काम करता है। तो जो रिएक्शन ऑक्सीजन की है वही इसकी भी होंगी। सल्फर के साथ अगर इसको O3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। फास्फोरस के साथ इसको अगर O3 को रिएक्शन करते हैं तो ये बनाता है P4O10 बनाता है ना। और जनरली इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही होती है। जनरली हम लोग जो है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं बच्चों, ऐसे कुछ ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात आपको ढूंढना है इसका। कभी कभी इसमें देखो एक बड़ी बात मैं इसमें बता देता हूं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। अच्छा आप लोग जरा एक बात मुझे बताइए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ O3 में ज्यादा होगी या O2 में?
बताओ भाई, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, O3 का या O2 का? सोच के बताओ बढ़िया से। बताइए तो किसका ज्यादा होगा बच्चा? मैंने कहा कि बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगी, O3 में या O2 में? अरे O3 में ज्यादा होगी ना, O3 में ज्यादा होगी O2 में, क्योंकि O3 में क्या हो रही है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की है तो डबल बॉन्ड, लेकिन इसमें रेजोनेंस से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी तो आ रहा है। जब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ रहा है तो ये जो बॉन्ड लेंथ होगी, ये जब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ रहा है तो ये जो बॉन्ड लेंथ होगी बच्चों, ये जो है O3 का ज्यादा हो जाएगा कंपैरिजन टू द O2, है ना। इसके कुछ एप्लीकेशन कुछ यूजेस देख लीजिएगा, एप्लीकेशन क्या है देखिए। एप्लीकेशन है, ठीक है ना, इसको हम लोग जनरली disinfecting and sterilizing water because ozone has a germicidal properties होती है। आप लोगों को पता है ओजोन को जनरली हम लोग जो है छोटे छोटे कीड़ों इन सब चीजों को मारने के लिए एज ए मेडिसिन यूज करते हैं, जिसको हम इन डिसइंफेक्टिंग बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एक डिसइंफेक्टेंट इसका नाम है, हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। यूज्ड, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग के काम, इसको ब्लीचिंग के काम इसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें यह है प्यूरिफाइंग ऑफ क्राउडेड प्लेस सच एज द सिनेमाज और अंडरग्राउंड रेलवेज, इन सब चीजों को प्यूरिफाई करने वहां पे जो है एज ए प्यूरिफाइंग एयर, ठीक है ना, प्यूरिफाइंग एयर के फॉर्म में जो है इसको यूज किया जाता है यहाँ पे, ये सब इसके यूज, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लीजिएगा, ये सारी थ्योरी है, ठीक। ये एक बहुत ही बेसिक और नॉर्मल थ्योरी है बच्चों, ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आइए इसमें हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड ऑफ द सल्फर, सल्फर के कुछ कंपाउंड हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, कंपाउंड ऑफ द सल्फर के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो मॉड्यूल जो जनरली है बहुत कम है इसमें दिया हुआ, जो मॉड्यूल है बहुत कम है, मतलब आपको बता देता हूँ, एक 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 दो पेज में ही है, बस ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है, ठीक है ना। ये जो मॉड्यूल है इसमें बहुत कम दिया गया है, ठीक है ना, तो हम लोग जो है थोड़ा सा इसके बारे में ये सब चीजों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पढ़ना क्या है, इसको थोड़ा बहुत बता देता हूं मैं। कंपाउंड ऑफ द सल्फर मॉड्यूल से ही आप लोगों को थोड़ा बहुत देखना है, और मॉड्यूल में ही काफी कम दिया है, लेकिन इतना बहुत है, ज्यादा से क्या करना खाली, ठीक है ना। तो जो हमारे पास जो एलोट्रॉप्स ऑफ द सल्फर हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ द सल्फर को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। ऑफ सल्फर, तो पहला जो एलोट्रॉप्स है हमारे पास, ये है आपके पास रोम्बिक सल्फर, और या इसको बोलते हैं अल्फा सल्फर भी बोलते हैं इसको, सल्फर दोनों इसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं। ये जनरली एक येलो कलर का है, येलो कलर का होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों 385.8 केल्विन होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। दूसरा हम लोग लिखते हैं इट इज फॉर्म्ड ऑन evaporating the solution of rolled sulfur in CO2,
evaporating the rolled sulfur, है ना, evaporating the rolled sulfur, ठीक है ना, in CS2, इवापोरेट करवा के जो सल्फर होता है, जो नॉर्मली जो है CS2 में जो है इसका इवापोरेशन करवाते हैं रोल्ड सल्फर को, मतलब सल्फर का हम लोग इस CS2 से इवापोरेट करवाते हैं, तो आपका जो है ये आपका अल्फा वाला फॉर्म बन जाता है, ठीक है ना। ये इसके बारे में थोड़ा बहुत है जो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ये जनरली इनसोल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसोल्युबल होता है, सोल्युबल होता है CS2 में, ठीक है ना। ये जनरली वाटर इनसोल्युबल होता है और सोल्युबल होता है इन CS2। सल्फर डाई सल्फाइड में भी, कार्बन डाई सल्फाइड में, ठीक है ना, ये जनरली क्या होता है, ठीक है ना, तो ये जनरली क्या हो जाता है, सोल्युबल होता है। ये इसके बारे में है। थोड़ा बहुत बच्चों हम लोग जो है मोनोक्लिनिक सल्फर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। मोनोक्लिनिक सल्फर को पढ़ने के बाद फिर हम लोग आगे इसके बारे में जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रोम्बिक सल्फर के बाद हमारे पास एक और सल्फर है जिसका नाम हम लोग कहेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर। काफी थ्योरी है, बस पूरी थ्योरी की थ्योरी पढ़ी पढ़ी है। मोनोक्लिनिक सल्फर, तो मोनोक्लिनिक सल्फर में हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ये जनरली इट इज द प्रिपेयर्ड बाई, ठीक है ना, इट इज द प्रिपेयर्ड बाई मेल्टिंग ऑफ रोम्बिक सल्फर एंड कूलिंग, और फिर इसको ठंडा करते हैं, ठीक है, पहले, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ द सल्फर, ठीक है ना, दिस में जो है इसको जो है पहले जो है मेल्ट किया जाता है, फिर इसको जो है ठंडा किया जाता है, ठीक है ना। और जनरली मोनोक्लिनिक सल्फर, या इसको हम लोग, दिस इज नोन एज द बीटा सल्फर, बीटा एंड stable above 369 Kelvin temperature, stable above 369 Kelvin temperature, ठीक है ना। और बिलो इस टेम्परेचर से नीचे बच्चों, बिलो 369 केल्विन, ठीक है ना, अल्फा सल्फर जो है, अल्फा सल्फर जो है इज स्टेबल, इस टेम्परेचर से नीचे जो है अल्फा सल्फर जो है स्टेबल होता है, ठीक है ना। इस टेम्परेचर से नीचे मतलब हम लोग बोलते हैं कि भाई जो है ये जो बीटा सल्फर है ये जनरली जो है जब टेम्परेचर 369 केल्विन होगा तभी ये स्टेबल होगा, और इस टेम्परेचर से नीचे अगर आ गया तो आप लोग बोलते हैं, ठीक है ना, इस टेम्परेचर से अगर नीचे आ गया तो आप लोग ये बोलेंगे कि सर ये जो अल्फा वाला सल्फर है वो जो है ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और दोनों का स्ट्रक्चर वही होता है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये एसिड फॉर्म हो गया। एट 1000 केल्विन टेम्परेचर,
H2 फॉर्म एग्जिस्ट। सल्फर की H2 फॉर्म कब एग्जिस्ट करती है बच्चों? ये सबसे बड़ी बात है, एट 1000 केल्विन टेम्परेचर। ठीक ना? H2 फॉर्म H2 फॉर्म जो है इसकी एग्जिस्ट करती है, ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है ना? यहाँ पे एक बड़ी बात ये बता रहा हूं कि जो है ये जो 1000 केल्विन टेम्परेचर होगा, यहाँ पे जो है H2 फॉर्म सल्फर की एग्जिस्ट करती है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना? चलिए अब सीधे हम लोग पढ़ते हैं, आज ही जो है हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ऑक्सी एसिड ऑफ द सल्फर पे चलते हैं, सीधे सीधे हम लोग जो है ऑक्सी एसिड ऑफ द सल्फर पढ़ते हैं। बहुत सारे ऑक्सी एसिड हैं लेकिन कुछ ही हमको इम्पोर्टेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है ना? कुछ ही हमको इम्पोर्टेंट्स पढ़ने हैं। इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है बच्चों, बस जो मेन आप कहते हैं तो जो इम्पोर्टेंट है मैं वही लिखता हूं। सारे लिखने का वैसे कोई मतलब तो नहीं बनता है, बुकलेट में तो सारे लिखे हुए हैं, बहुत सारे लिखे हैं, और मैं अगर इम्पोर्टेंट लिखूंगा क्योंकि आपको याद भी नहीं होंगे, वो आपको याद भी नहीं होंगे, कुछ सिलेक्टेड ही, अगर आप मैं यहाँ पे कुछ ही के नाम लिखूंगा तो ओनली सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट के नाम लिखूंगा, तो वो आप याद कर सकते हैं। आपको बुकलेट में सारे बहुत सारे दिए हुए हैं, उनको फिर आपको याद भी नहीं होंगे बेटा। ठीक है ना? वो आपको फिर याद भी नहीं होंगे तो कोई मतलब भी नहीं बनता उनका, उनका कोई भी मतलब नहीं बनता है, तो वो फिर आपको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। एक होता है H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड हो गया, और H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड होगी। ठीक है? फिर H2S2O3, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है ना? कुछ ही के नाम लिख रहा हूं मैं, ज्यादा हम लोग नहीं लिखेंगे। और H2SO5, इसका नाम है पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसी को कैरोज एसिड बोलते हैं। एग्जाम में इसको कैरोज एसिड के नाम से ही आएगा। ठीक है ना? और एक और हमारे पास है H2S2O8। H2S2 नहीं होना चाहिए, H2S4 होना चाहिए, दूसरा वाला होना चाहिए वाला। ठीक है? मार्शल एसिड कोई दिया है, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका नाम है मार्शल एसिड, इसी नाम से आएगा। आइए इनके ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछा जाता है इनसे, तो ये थोड़ा सा आपको नोट करना है। बुकलेट में बहुत सारे हैं, वो सब नहीं पढ़ने हैं, सिलेक्टेड ही मैंने लिखे हैं उनके नाम। अच्छा, इसके तो आप निकाल दोगे, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दोगे आप। मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इसमें +6 है। अब इसमें देखो बेटा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। H2S2O3 में H2S2O3 में उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है,
इसको देखिए थोड़ा सा। तो ये होता है, ये सल्फर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंफ्यूजन वाला होता है ये। और ये यहाँ पे आपका एक सल्फर ऐसे ऑक्सीजन से ऐसे लगा हुआ रहता है, और दूसरा ऐसे लगा हुआ रहता है, तीसरा OH और OH। तो ये -1 और माइनस आपका ये हो जाता है 2। तो यहाँ पे सल्फर की 2x इजिकल टू हो जाएगा +4 और x इजिकल टू हो जाता है +2। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो, दूसरा इस वाले में भी हो गया है। अभी कैरोज एसिड का देखो, H2SO5, कैरोज एसिड का देखो, सल्फर ऐसे होता है, इस तरीके से होता है, OH इधर लगा होता है, एक पर ऑक्साइड बॉन्ड होता है। तो -2 -1 -2 -1 -1 +1 +1 से इसको कैंसिल आउट करिए, तो ये आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैरोज एसिड। नोट करिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, नोट करिए ये सब इंपॉर्टेंट है। तो जब इंपॉर्टेंट है तो नोट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक और लास्ट हमारे पास है बच्चों, मार्शल एसिड। H2S2O8 एग्जाम में आते हैं, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है। -1 -2 -2। तो ओवरऑल निकालने के बाद आप खुद चेक कर लीजिएगा, होशियार तो आप हैं, +6 आ रही है, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है सब।
तो बच्चों हम लोग इसमें थोड़ा सा एक और छोटा सा टर्म्स पढ़ेंगे और देन ये कंप्लीट हो जाएगा ग्रुप नंबर सेकंड।
चलिए थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं और उसी को हम लोग कंप्लीट भी कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस खाली नॉर्मली है, काफी ज्यादा तो कुछ है नहीं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। देख लीजिएगा आप लोग अपनी बुकलेट में, बुकलेट देखिए बेटा। ये एक्चुअली जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम लोग जो है किंग्स ऑफ केमिकल्स के नाम से जानते हैं। किंग्स ऑफ केमिकल्स के नाम से इसको जानते हैं, और या किंग्स ऑफ एसिड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है ना। तो कांटेक्ट प्रोसेस से इसको बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप लोग, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड को जब आप लोग जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये वहां पे हम लोग इसको जनरली बना पाते हैं। तो ठीक है ना, तो हम लोग जो है फाइनली हम लोग कांटेक्ट प्रोसेस से इसका फॉर्मेशन करते हैं। कांटेक्ट प्रोसेस, ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, जिसको प्रिपरेशन किया जाता है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा याद रखना। कांटेक्ट प्रोसेस, तो सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द HSO4, तो ये होता है H2S2O7, एक कंपाउंड बनता है, इसका नाम है ओलियम, इसको बोलते हैं ओलियम। ठीक है ना, इस कंपाउंड का नाम है बच्चों ओलियम। इस कंपाउंड का नाम है ओलियम। इस ओलियम को हम लोग जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब इस ओलियम का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो कांटेक्ट प्रोसेस है इसमें एक कैटालिस्ट यूज होता है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका नाम है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। इसका नाम है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। बहुत बड़ी बात ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराया जाता है। ठीक है ना, और इसके लिए एक कंडीशन क्या थी, ली चार्टेलियन ने ये बताया। ठीक है ना, इस ली चार्टेलियन ने ये बताया कि लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है सल्फ्यूरिक एसिड को बनने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉलो द फॉर्मेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपसे पूछा जाएगा। तो नोट करने वाली बात है कि भाई लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हम लोग जनरली इसको बनाते हैं। ठीक है ना, इसके कुछ हम लोग यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसके हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए, क्या है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में है, इसको हम लोग जनरली ऑयल ऑफ विट्री
ऑल के नाम से जानते हैं। पहला तो ये हो गया, ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जानते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एक डेंस है, इट इज अ डेंस, ठीक है ना। दूसरा है, इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे शो करता है, ये देखिए, ठीक है ना, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है ना। सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में ये सोल्यूबल होता है, ठीक है ना, वाटर में ये सोल्यूबल होता है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, H2SO4 को जब भी आप गर्म करते हैं SO3 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। H2SO4 को जब भी आप गर्म करते हैं, ठीक है ना, इसमें, और जब भी H2SO4 को जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे तोड़ते हैं तो H प्लस HSO4 नेगेटिव आयन देता है। फॉर्मिक एसिड के साथ जब इसको गर्म किया जाता है, फॉर्मिक एसिड के साथ जब भी HCOOH को जब H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो ये देता है CO प्लस H2O। ये आपको पता है कि सर ये तो फॉर्मिक एसिड था, ये क्या था, फॉर्मिक, ये तो आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। आपने ये सारी रिएक्शन पढ़ी हुई है, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सारी रिएक्शन इसकी पढ़ी हुई है, तो जब आपने ये सब पढ़ी हुई है तो आपको इसलिए बस ये खाली लिखवा रहा हूं मैं, C2H5OH को जब भी आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता था, नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ इसके एप्लीकेशन है। इट इज द प्रिपरेशन ऑफ द फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम सल्फेट, कुछ फर्टिलाइजर को जो है बनाने में ये काम आता है, ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स को ये बनाने में काम आता है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द रेयन, रेयन गैस के जो है मैन्युफैक्चर में हम लोग इसको यूज करते हैं, है ना, स्टोरेज ऑफ बैटरी में इसको यूज करते हैं, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट में इसको यूज करते हैं। तो बच्चों नॉर्मली मैंने बस थोड़ा बहुत इसको जो है आप लोगों को एक नॉर्मली हिंट दे दिया है। तो मैं चाहता हूं कि अब आप लोग जो है इसको अच्छे से अपने घर में पढ़ें, है ना, और घर में पढ़ने से क्या होगा कि एटलीस्ट आपके ये माइंड में बना हुआ रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बेटा। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इसका क्या है कि थोड़ा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू मेन इंपॉर्टेंट है। इसको जितना ज्यादा याद करोगे उतना ज्यादा ये आपके काम में आएगा, और अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो ये फिर दिक्कत आप लोगों को करेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखें। तो ये बातें भी आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और जहां तक ये है कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा इसको इसका रिवीजन करना है। रिवीजन जो है इसका मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जब तक आप इसका रिवीजन नहीं करोगे तो फिर तब तक आपको बड़ी परेशानी होती रहेगी। जब तक आप इसका रिवीजन नहीं करोगे आपको तब तक बड़ी परेशानी होती रहेगी। तो फिलहाल के लिए बच्चों हम लोग जो है कल स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 17 को।
ग्रुप नंबर 17 हमारे पास है हेलोजन फैमिली और फिर ग्रुप नंबर 8। बस 2 ही ग्रुप बचे हुए हैं और फिर आराम से आप जो है इसको कम से कम इस चैप्टर को मैं आपको बता पर डे पढ़िए, हर दिन इसको पढ़ते जाइए। जब तक आप इसको रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने वाली है, ठीक है। चलो बच्चों, फिलहाल के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए आप लोग पढ़ते ही रहिए, इसको बढ़िया से रिवीजन करिए। कहीं पे अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछते रहिए। ये सब बातों को ध्यान में रखिए कि भाई आपको जो है ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, ठीक है ना। चलिए।